नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे सेल साइकिल या कोशिका चक्र के बारे में। साथियों, सेल साइकिल की इस क्लास को पढ़ने से पहले अगर आप सेल बायोलॉजी में सेल वॉल का वीडियो, उसके बाद सेल स्केलेटन या कोशिकीय कंकाल का वीडियो, जिसमें खासकर माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल को बहुत अच्छे से पढ़कर फिर आप गोल्जी बॉडी के वीडियो को रिवाइज करें और इन सभी वीडियो को पढ़ने के बाद फिर आप ये सेल साइकिल का वीडियो देखेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। क्लियरिटी है? तो आइए शुरू करते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी पुरानी कोशिका है, उससे नई कोशिका बननी है। इस दौरान जो प्रोसेस हुई है और जो समय लगा है, इसी को सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है। पुरानी कोशिका से नई कोशिका के बनने तक जो भी प्रोसेस और समय लगा है, प्रोसेस और टाइम दोनों को क्या कहा जाएगा? सेल साइकिल या कोशिका चक्र। ये देखिए, it is the sequence of event by which a cell duplicates its genome and eventually divide into daughter cell। वही बात है, एक सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए और उसके जीनोम का डुप्लीकेट कर दे। इस दौरान जो भी प्रोसेस और समय लगा है उसे सेल साइकिल कहा जाएगा। और सेल साइकिल वर्ड गिवन बाय होवार्ड एंड पेल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका चक्र शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? होवार्ड और पेल्क ने। सेल साइकिल से एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजों को देखा तो डेफिनेशन, सिंपल सी जानकारी। और सेल साइकिल वर्ड शब्द किसने दिया? होवार्ड और पेल्क ने। यह एक फ्लो चार्ट है। सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरफेज और एम फेज। पहली बात तो यही है कि सेल साइकिल में जितना भी समय लगता है उसका 96% समय इंटरफेज में और केवल 4% समय एम फेज में लगता है। ये जो प्रतिशत यहां पर मैंने लिख रखे हैं, ये टाइम पीरियड है, समय है। टोटल सेल साइकिल में लगने वाले समय का 96% पार्ट इंटरफेज में और 4% समय किसमें लगेगा? एम फेज में। अब इंटरफेज को फर्दर G1 S G2 में डिवाइड किया जाता है। 42% G1 में, 33% समय S में और 21% समय किसमें लगता है? G2 में। और जो एम फेज है उसको कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिवाइड किया जाता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, केंद्रक का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और इसी कैरियोकाइनेसिस में फिर फर्दर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आती है। साथियों, जब भी हम सेल साइकिल या सेल डिवीजन की बात करते हैं तो अपने दिमाग में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज यही स्टेज आती है। इनके अलावा भी सेल साइकिल से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? देखिए इसे। आइए, इंटरफेज टोटल सेल साइकिल का 96% या अबाउ 90% से ज्यादा समय किसमें लगता है? इंटरफेज में। इसे रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज या इनविजिबल फेज कहते हैं। और ये नाम क्यों दिए गए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे।
इंटरफेज के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं वो माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इंटरफेज को इनविजिबल फेज कहा जाता है और ये मोस्ट एक्टिव फेज है, ये आपको याद में रखनी है। सबसे ज्यादा एक्टिव फेज, मोस्ट एक्टिव फेज किसको कहा जाता है? इंटरफेज को। टोटल सेल साइकिल का 96% समय इंटरफेज में लगता है। इस इंटरफेज को 3 स्टेजेस में, फेज में G1 S G2। G का मतलब है गैप, गैप नंबर 1, S फॉर सिंथेसिस, और G2 का मतलब है गैप नंबर 2। टोटल समय का G1 में 42% टाइम लगता है, S में 33% टाइम लगता है और G2 में 21% टाइम लगता है। इंटरफेज में सबसे ज्यादा समय G1 में, फिर उससे कम S में और उससे कम G2 में लगता है। और टाइम पीरियड के अनुसार अगर सभी को देखें तो सबसे ज्यादा समय लगता है G1 में, उसके बाद S, फिर उसके बाद G2 और सबसे कम समय लगता है M में। G1 फेज को चेक पोस्ट भी कहा जाता है। यह सीधा क्वेश्चन है कि किस स्टेज को चेक पोस्ट कहा जाता है। ये टाइम पीरियड वाला जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा G1, फिर S, फिर G2 और फिर M, इसको भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, देख लीजिए। आइए, इंटरफेज की 3 स्टेजेस है, G1 S G2। इंटरफेज, इसके चेंजेस माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, इसलिए इसे इनविजिबल फेज कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। क्लियर है? G1 फेज के बारे में बात करते हैं। इस फेज में सेल के पास 3 ऑप्शन रहेंगे, यह आपको याद रखना है। देखो, एक चीज याद रखो, सेल साइकिल में 4 स्टेज है, G1 S G2 M। क्लियर है? जब सेल G1 में है तो इसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखो, विभाजन या सेल डिवीजन की तैयारी पूरी नहीं हुई हो तो वापस G1 में ही बनी रह सकती है। अगर कोई सेल G1 में है, उसको लगता है कि उसके सेल डिवीजन की तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो दोबारा से तैयारी कर सकती है। जी नोट स्टेज में एंटर, G1 वाली सेल कई बार जी नोट स्टेज, इसका जी नोट नाम लजाता ने दिया, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। तैयारी भी सब कुछ है, अभी डिवाइड नहीं करना है, तो वो जी नोट फेज में चली जाएगी। और ये जी नोट नाम किसने दिया? लजाता ने। और तीसरा फ्यूचर है G1 से S में एंटर। G1 को चेक पोस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि सेल ने एक बार G1 स्टेज क्रॉस कर ली तो इसे डिवीजन करना ही पड़ेगा और G1 की अंतिम अवस्था को ग्लोफ नामक वैज्ञानिक ने एंटी फेज कहा। G1 को चेक पोस्ट इसीलिए कहते हैं कि सेल के पास पूरा ऑप्शन है कि वो G1 में ही बनी रहना चाहती है, थोड़ा रेस्ट करना चाहती है तो रेस्टिंग फेज जी नोट में जाएगी। एक बार अगर वो एस में एंटर हो गई तो फिर उसे सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। एंटी फेज क्या है? जीवन की अंतिम अवस्था को ग्लोफ ने क्या कहा? एंटी फेज कहा। देख लीजिए। और जी नोट नाम किसने दिया? लजाता ने दिया। वैज्ञानिक का नाम है लजाता। देख लीजिए। आइए साथियों, द एचजी कॉन्सेप्ट पर आपको जो भी वीडियो अवेलेबल है, अगर आपने बड़े पेशेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ, पूरे मनोयोग से एक एक वीडियो और उसका कंटेंट अच्छे से देख लिया, फिर एग्जाम का क्वेश्चन कैसा भी हो, आप उसे बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे। और ये अब आपको खुद रियलाइज हो रहा होगा। समय निकालो और रिवीजन करो। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उनको समझो, कनेक्ट करो और इस बड़े सारे सिलेबस को कंपाइल करके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर दो। जीवन फेज देखिए, जीवन को गेप नंबर 1 कहेंगे। देखिए, जीवन को कहेंगे
गैप नंबर 1, पीरियड बिटवीन एंड ऑफ एम फेज एंड स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, ये जो सेल साइकिल की अवस्थाएं हैं, जी1 के बाद एस, एस के बाद जी2, जी2 के बाद एम और एम के बाद जी1, यही साइकिल चले। ये क्या कह रहा है? एंड ऑफ एम फेज और स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट एस फेज में होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट तक और एम फेज के एंड से लेकर डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट तक जो स्टेज है उसे जीवन कहा जाएगा। जीवन के बाद एस, एस के बाद जी2 और जी2 के बाद एम। कई बार आपसे पूछे एम के बाद क्या आएगा, तो फिर आपको एम जी1 एस जी2 इसी ऑर्डर में याद रखना है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी1 एस जी2 एम तो हम याद रखते ही हैं, लेकिन एम जी1 एस जी2 भी याद रख सकते हैं, जी2 एम जी1 एस भी याद रख सकते हैं, एस जी2 एम जी1 भी याद रख सकते हैं। बस जी1 एस जी2 किसमें, इंटरफेज में, और एम फेज अलग ही है, तो उस ऑर्डर में अपन पढ़ते हैं। इसे देखिए, जी नोट या जी जीरो सेल में बी विड्रो फ्रॉम द सेल साइकिल। सेल जो है वो सेल डिवीजन से उसने विड्रॉ कर लिया है, रेस्टिंग फेज में चली गई है, जी नोट फेज कहा जाएगा। नोट, न्यूरॉन एंड मसल सेल, तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिकाएं टर्मिनली डिफरेंशिएट, जीनोट स्टेज इन विच सेल डिवीजन नेवर अकर। न्यूरॉन और मसल सेल भी जीनोट फेज में एंटर कर जाती है और इनमें सेल डिवीजन कभी भी नहीं होगा। तो मोस्टली जो न्यूरॉन और मसल सेल है उनमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता। आराम से देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। फिर एस, एस का मतलब है सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था, पीरियड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस अकर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एस फेज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होगा, एस फेज में, इसीलिए इसका नाम है सिंथेसिस फेज। इसमें क्या क्या घटनाएं होती है? एक तो है डीएनए का रेप्लिकेशन, दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम, नए न्यूक्लियोसोम का निर्माण भी एस फेज में ही होगा। और न्यूक्लियस बिकम बिगर, इसमें कोशिका का न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स है या एस फेज के दौरान होने वाले जो चेंजेज है वो है, क्या क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस और न्यूक्लियस बिकम बिगर, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम भी किसमें होगा? एस फेज में। एक बड़ा कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होता है। तो कई बार बच्चा जल्दबाजी में एस फेज कर देता है। याद रखें, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस बोल रहा हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होगा, उसके बारे में भी अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस किस फेज में होगा, तो एस फेज में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम, नए न्यूक्लियोसोम का निर्माण किस फेज में होगा? एस फेज में। क्लियर है ना बात? गैप नंबर 2 को कहेंगे जी2 स्टेज, गैप बिटवीन फॉलोइंग रेप्लिकेशन एंड इनिशिएशन एम फेज। इस अवस्था में सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग डुप्लीकेट होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और यह प्रोटीन माइक्रोटिब्यूल का सिंथेसिस करती है। माइक्रोटिब्यूल का सिंथेसिस टिब्यूलिन प्रोटीन जी2 स्टेज में या फेज में बनेगा और इसी में सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट होते हैं। ये जी2 स्टेज के बारे में, जी2 फेज के बारे में देख लीजिए आप। साथियों,
जिस पैटर्न में आपको चीजें अवेलेबल है, सेलेक्टिव, सिस्टमेटिक और सिंपलेस्ट वे, उसमें आपको या मेरे को एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल कॉन्सेप्ट को बड़ी सरलता से बताना है, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार में ही आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा और रिवीजन कर लोगे तो फिर तो बात ही क्या है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रत्येक वीडियो में मैंने कहा है। एम फेज टोटल सेल साइकिल का 4% समय इसमें लगेगा। इसमें दो घटनाएं होगी, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस में माइटोसिस या मियोसिस दो प्रकार के सेल डिवीजन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस टर्म किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में, यह पूछा गया क्वेश्चन है। मियोसिस टर्म या वर्ड गिवन बाय फार्मर एंड मुरे एंड डिस्कवर, खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। ये साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दिया, फार्मर और मुरे ने मियोसिस टर्म दिया और स्ट्रासबर्गर ने मियोसिस डिवीजन की खोज की। देख लीजिए। अब है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन इन एनिमल एंड इन प्लांट। जंतुओं में सेंट्रीपीटल या अभिकेंद्रकीय होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल मेम्ब्रेन की तरफ से शुरू होगा और केंद्रक की तरफ जाएगा, इसलिए अभिकेंद्रकीय सेंट्रीपीटल। और प्लांट में सेंटर की तरफ से शुरू होगा और सेल वॉल की तरफ जाएगा, इसलिए अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल। यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। सेल साइकिल में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या क्या घटनाएं होती है। मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना ही काफी नहीं है। साइटोकाइनेसिस में एनिमल में सेंट्रीपीटल और प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल। एनाफेज से प्रारंभ होकर टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, ये भी आपको याद रखना है। सेल साइकिल के समय साइटोकाइनेसिस एनाफेज के प्रारंभ में और टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये एक एनिमल सेल है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है जिसे क्लीवेज फरो या विदलन खांच कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन सेकेंड से बनती है। और साइटोकाइनेसिस पेरिफेरल की तरफ से शुरू होगा और फिर सेंटर की तरफ आएगा। तो सेंटर की तरफ, केंद्रक की तरफ, इसलिए इसे कहा जाएगा सेंट्रीपीटल। प्लांट के अंदर सेंटर से शुरू होगा और पेरीफेरी की तरफ जाएगा, परिधि की तरफ, तो ये केंद्रक से दूर जा रहा है, इसलिए अपकेंद्रीय। और एक्टिन फिलामेंट के द्वारा एक्टिन प्लस पोलर माइक्रोट्यूब्यूल ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देगी, इसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। और याद कीजिए, प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल किसको कहा जाता है? फ्रेगमोप्लास्ट को, जो एक्टिन और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है और फिर ये आगे चलकर सेल वॉल बना देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि पहले सेल वॉल का वीडियो, फिर सेल स्केलेटन कोशिकीय कंकाल का वीडियो, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल के बारे में जानकारी, उसके बाद गोल्जी बॉडी का वीडियो, और फिर इसके बाद सेल साइकिल का ये वीडियो देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आराम से देखिए इसे। क्लीवेज फरो या विदलन खांच जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाएगी और ये किस तरीके की होगी? सेंट्रीपीटल। एनिमल में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपीटल, प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल।
एनिमल में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनेगी और प्लांट में फ्रेगमोप्लास्ट या प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल बनेगा। देख लीजिए, साइटोकाइनेसिस एनाफेज से प्रारंभ होगा और टीलोफेज में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट में अपने आप क्लियरिटी आएगी। देखिए, द डिवीजन इन क्लीवेज विदलन में होने वाला विभाजन है। याद रखिए, माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। विदलन में आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल तो बढ़ता है, लेकिन जो टोटल साइज है नंबर ऑफ सेल का वो फिक्स है। सेल की ग्रोथ नहीं होती, केवल सेल का नंबर बढ़ेगा। इसे क्या कहा जाएगा? क्लीवेज। तो माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज क्लीवेज कहलाएगा। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, याद कीजिए, डीएनए सिंथेसिस किसमें होगा? एस फेज में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंथेसिस फेज। मोस्ट एक्टिव स्टेज किसे कहा जाएगा? इंटरफेज को। ये सारे क्वेश्चन क्लियरिटी से आपको आने चाहिए। कब कहां क्या पढ़ाना है, मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं। आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर टेंशन लेनी है तो मैंने कोई वीडियो पढ़ा दिया है, और अगर आपको वो याद नहीं है, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, उसकी टेंशन लेनी है। सिलेबस की, महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एग्जाम में आने वाले 120 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के होंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, इसकी टेंशन आपकी नहीं है। आप तो ऐप पर जो आपको वीडियो अवेलेबल हुए हैं उनको कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, ये आपका काम है। और अब भी ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्टेज पर आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके कंटेंट के 5 वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर किस लेवल की मेहनत कर रहे हैं। फिर भी कहना पड़ रहा है, आपका काम रिवीजन है, रिवीजन है, रिवीजन है। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ पूरा सिलेबस सही समय पर और बेहतर तरीके से आपको मिल पाएगा। सिलेबस ही नहीं, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी से, चारों में कि कौन सा आंसर होगा। अगर ये नहीं आया तो पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत जल्दबाजी में पढ़कर आपने दो ऑप्शन में अगर कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, तो भी उस यूनिट का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। क्लियरिटी के साथ नहीं पढ़ोगे, मैं तो ये मानता हूं कि आपको या तो कोई चीज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, बस। फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस देखिए, मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन और बाय फ्रेगमोप्लास्ट, इन दोनों विधि द्वारा। कॉन्स्ट्रिक्शन से तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग के द्वारा एनिमल में होता है, तो सही आंसर हो गया 1 एंड 3। इन विच स्टेज न्यूक्लियस बिकम बिगर, मैंने बताया आपको एस फेज में। इन सेल साइकिल चेंजेस ऑफ विच स्टेज आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, इसीलिए तो इनविजिबल फेज कहा जाता है किसको? इंटरफेज को। विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि सर ये सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में, इतना आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन क्या है? विच कैन बी ऑब्जर्व इन एन इंटरफेज न्यूक्लियस अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आप इंटरफेज स्टेज में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करेंगे, आपको क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे, आपको न्यूक्लियोसोम नहीं दिखाई देगा, आपको सेंट्रोसोम नहीं दिखाई देगा, आपको केवल हेट्रोक्रोमेटिन दिखाई दे सकते हैं। कोई भी चेंजेस अगर इंटरफेस में हो रहे हैं वो माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ही नहीं। देख लीजिए।
ड्यूरिंग Z2 phase, a diploid cell contain the amount of DNA equal to a, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये कह रहा है Z2 फेज में जो सेल है उसका डीएनए का अमाउंट किसके बराबर होगा। एक कोशिका थी, उसने तैयारी की जीवन फेज में, एस फेज में उसका डीएनए डबल हो गया। अब देखिए, डबल हो गया तो डिप्लॉइड, नॉर्मल सेल डिप्लॉइड है, और उस डिप्लॉइड सेल का डीएनए डबल हो गया एस फेज में, और एस फेज के बाद ही तो Z2 फेज आई होगी। याद करो ना, Z1 S Z2, यहां कोई सेल 2n है, एस फेज में डुप्लीकेशन या प्रतिकृतिकरण हो गया तो 4n हो गया, टेट्राप्लॉइड सेल जैसा हो गया एस फेज में, तो Z2 में भी यही रहेगा। देख लीजिए, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है तो Z2 फेज में डीएनए का अमाउंट जो है, पहले जो नॉर्मल सेल थी उसका डबल हो जाएगा। अब नॉर्मल सेल डिप्लॉइड सेल है तो उसका डबल हो गया तो टेट्राप्लॉइड हो गया। आंसर बी हो गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ए कॉन्ट्रेक्टाइल मिड बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन एनिमल, जिसे क्लीवेज फरो कहा जाता है, इन विच ए ऑर्डर साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट। प्लांट में कैसा होता है, अप केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल, केंद्रक की तरफ से सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनेगी जो परिधि की तरफ जाएगी केंद्रीय। देख लीजिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये अमाउंट ऑफ डीएनए वाला बहुत बार पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, देखिए आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा, देख लीजिए। तो इसका सही जवाब है Z1 और Z2 फेज। देखो, हिस्टोन प्रोटीन और नए न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन एस फेज में, बाकी Z1 और Z2 दोनों में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस Z1 और Z2 दोनों फेज में होगा। A cell is bound to divide if it has entered. अगर कोई कोशिका जीवन से एस में एंटर कर गई तो वो बाउंड हो गई, उसे सेल डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो किस में एंटर करने के बाद, एस फेज में एंटर करने के बाद। काइनेटीन या साइटोकाइनिन इंक्रीज द रेट ऑफ माइटोसिस बाय reducing the duration of interphase. साइटोकाइनिन क्या करता है, माइटोसिस की रेट को इंक्रीज करता है। कैसे, इंटरफेज में लगने वाले समय को कम करके, बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज में लगने वाले ड्यूरेशन को कम करके रेट ऑफ माइटोसिस इंक्रीज करता है। कौन, साइटोकाइनिन। फाइटो हार्मोन या पादप या प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, देख लीजिए। तो साइटोकाइनिन रेट ऑफ माइटोसिस को कैसे इंक्रीज करता है, इंटरफेज में लगने वाले समय को कम करके। सेल साइकिल कैन बी रिमेन अरेस्टेड एट रेस्ट, कौन सी, जीवन। सेल साइकिल कैन बी रिमेन अरेस्टेड एट रेस्ट, सेल साइकिल के दौरान रेस्ट फेज में, जीवन में ही ऑप्शन है जी नोट में चली जाए। जी नोट फेज किसने बताया, लजाता ने। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्स ड्यूरिंग, इसी के बारे में मैं कह रहा था। अभी मैंने आपको कहा था कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस जी1 और जी2 में। अब इस तरीके का ऑप्शन हो, ऑप्शन को भी देखना है। देखो, प्रोटीन सिंथेसिस कहां जी1 में होता है, जी2 में होता है, एस में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो आंसर क्या हो गया, 4।
और अगर एग्जाम में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस पूछा जाए तो फिर आपको ऑप्शन एस करना है। सेल प्लेट विच अपीयरिंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इन। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन के समय जो सेल प्लेट बनती है वो आगे चलकर किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है? मिडल लेमिला में, मध्य पटलिका में। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट which of the following cell organelle responsible for the cell plate formation? ये जो सेल प्लेट बन रही है इसके फॉर्मेशन में किस कोशिकांग का योगदान है? गोल्जी बॉडी का। इसीलिए कह रहा था कि पहले सेल वॉल पढ़ी है, फिर साइटोस्केलेटन पढ़ी है, उसके बाद साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल पढ़ी है, गोल्जी बॉडी पढ़ी है, और उसके बाद ये वीडियो देखिए। आराम से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन कौन सा कोशिकांग करेगा, और ये सेल प्लेट किसमें बनेगी? प्लांट सेल में। ये मैंने ऑर्डर लिखा है, पहले सेल वॉल का वीडियो देखिए, फिर सेल स्केलेटन या साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रियोल को अच्छे से पढ़िए, गोल्जी बॉडी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सेल साइकिल के ये वीडियो देखना शुरू कीजिए। बड़े आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर तो बचा ही क्या है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको सीधे याद रखने। ए ड्रग दैट इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, एक दवा जो माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को रोकती है, कौन है? कोल्चिसिन। कोल्चिसिन घनकंद है, लिलिएसी फैमिली के प्लांट कोल्चिकम ऑटमनेल द्वारा प्राप्त होता है। एक ड्रग है टैक्सोल, ये प्रिवेंट माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टनिंग, माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करती है, बचाती है। ये दवा टैक्सोल टेक्सस पादप से प्राप्त होती है जो जिम्नोस्पर्म का पादप है, और ये दवा एंटी कैंसर या कैंसर प्रतिरोधी गुण रखती है। साइटोचैलेसिन एक ड्रग है जो साइटोकाइनेसिस को, कोशिका द्रव्य विभाजन को इनहिबिट करती है। ये तीनों ड्रग में ज्यादा महत्वपूर्ण कोल्चिसिन और टैक्सोल है। टैक्सोल टेक्सस से प्राप्त हुई है जो जिम्नोस्पर्म का सदस्य है। टैक्सोल एंटी कैंसरस मेडिसिन है। ये दो टर्म है, सिंसाइटियम और सिनोसिटिक। ध्यान से देखिए। मल्टीपल यूनिन्यूक्लियर सेल फ्यूज्ड एंड फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, बहुत सारी एक केंद्रक वाली कोशिकाएं आपस में फ्यूज हो जाए और फिर बहु केंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बनाए, इसे कहा जाएगा सिंसिटियम। कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां ऐसी ही होती है, और हृदय पेशियां रेखित और अनैच्छिक होती है, स्ट्रिएटेड एंड अनवॉलंटरी होती है। रेखित और अनैच्छिक, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। सिनोसिटिक, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो, इस वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाए, इसे सिनोसाइट। इसका एग्जांपल है ब्लास्टोडर्म ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का ब्लास्टोडर्म। और एनिमल सेल के अलावा जो भी सेल है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो सिनोसिटिक, और एनिमल सेल में खासकर कार्डियक मसल्स में सिंसिटियम कंडीशन होती है। सेल साइकिल, कोशिका चक्र। इस वीडियो में हमने सेल साइकिल की शुरुआत की है, एग्जाम में आने वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को क्लियरिटी के साथ समझाया है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।